2022 में जर्मनी में 24,81,000 लोग आए और उसमें से 9,31,000 लोग जर्मनी छोड़ के भी चले गए। तो हर 8 बंदों में से 3 बंदे जर्मनी छोड़ के चले गए। ओईसीडी जो 38 कंट्रीज का ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को टैलेंट अट्रैक्टिवनेस पे जज करता है। और 2019 में जर्मनी की पोजीशन इस रिपोर्ट में 12वें नंबर पे थी। बट 2023 में ये पोजीशन हो गई है 15वें नंबर पे। तो ये पता लग रहा है कि लास्ट के कुछ सालों से जर्मनी जो है वो टैलेंट के लिए लेस अट्रैक्टिव हो रहा है। तो ओईसीडी जिन पैरामीटर्स पे कंट्रीज को जज करता है कि वो टैलेंट के लिए कितनी अट्रैक्टिव हैं या नहीं है, उन पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो पैरामीटर्स हैं क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इनकम टैक्स, फैमिली एनवायरनमेंट, स्किल्स एनवायरनमेंट, इंक्लूसिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं बेसिकली ये वो हैं जिनको जो दूसरी कंट्री से आने वाले स्किल्ड वर्कर्स हैं वो वैल्यू करते हैं कि जिस भी दूसरी कंट्री में वो जा रहे हैं उनको वहां पे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। और जर्मनी की अट्रैक्टिवनेस डेफिनेटली इन पैरामीटर्स पे कम हो रही है। पॉल बैकर जो कि बर्लिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जर्मनी आने वाला जो टैलेंट है वो यहाँ पे 3 से 4 साल ही रुक पाता है और उसके बाद जर्मनी छोड़ के जाने लगता है। ऐसी ही एक दूसरी रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स ने सर्वे किया 1800 लोगों का जो कि जर्मनी छोड़ के जाने वाले थे। इन लोगों ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि कौन से टॉप रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको जर्मनी छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो सबसे टॉप रीजंस में से ये था कि यहाँ के जो रेजिडेंस परमिट्स अटेन करना कितना टफ है, उनको रिन्यू करवाना कितना ज्यादा पेपर वर्क लगता है इस चीज में और कितनी ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे। इसके बाद जब रेजिडेंसी परमिट्स वगैरह मिल जाते हैं तो दूसरा रीजन ये था कि लोगों को सूटेबल काम नहीं मिल रहा। कोई अगर दूसरी कंट्री से आता है अपना स्किल लेके तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जिस कंट्री में वो जा रहा है वहां पे उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छी सैलरीज मिलेंगी। तो यहाँ पे ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। उसके बाद अगर जॉब वगैरह मिल जाती है तो लोग अपनी फैमिली को मिस करने लग जाते हैं। तो जर्मनी में ये बहुत ही टफ है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ पाओ और साथ में रख पाओ, है ना। और लोगों ने बताया कि क्या रीजन है जर्मनी छोड़ के जाने का। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे आपकी सैलरीज तो पहले ही कम है और बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली, और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको और फोर्स करता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में मूव हो जाओ, है ना। और काफी सारे लोगों ने थोड़े से पर्सनल इश्यूज भी बताए। तो अगर हम बात करें हमारे लिए एक पर्सनल इशू जो हमें फील होता है यहाँ पे रहने के बाद वो है कि लैंग्वेज बैरियर है ना। अभी भी बहुत हम कोशिश तो करते हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं जर्मनी की, बट स्टिल फील होता है कि अभी हमारी जर्मन इतनी फ्लुएंट नहीं है। नहीं है, और असल में प्रॉब्लम ये है कि आप सीख भी सकते हो, जैसे कि हम B1 जो है सीख चुके हैं, B1 लेवल जर्मन का। पर लेकिन तब भी अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो मेजर पेपर वर्क आपको मेडिकल लाइन के या फिर लीगल लाइन के डील करने पड़ते हैं। और आप कितनी भी जर्मन सीख लो, वो जो है एक स्पेशल सेगमेंट है लैंग्वेज का, जो हम्म। आप बहुत ही प्रैक्टिस से और टाइम से ही सीख पा सकते हो। वो वर्ड जो कि लीगल टर्मिनोलॉजी हम्म। है ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसको गेन करने में, उसको सीखने में बहुत ही समय लग जाता है। जी जी। और दूसरे और रीजंस जो लोगों ने बताए वो था कि यहाँ पे इंक्लूसिवनेस ना फील होना, आपको फील नहीं होता कि आप यहाँ की सोसाइटी के एक पार्ट हो। हम्म, ये बहुत बड़ा रीजन है ऑब्वियसली, है ना। अगर आपको लगता बिल्कुल है कि आप यहाँ पे फील नहीं कर पा रहे कि आप यहाँ पे रह रहे हो, रेजिडेंट हो, तब भी आपको फीलिंग ना आना कि आप यहाँ की कम्युनिटी के बिल्कुल। पार्ट हो, है ना। है ना? तो अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे अभी काफ़ी छोटी है। कुछ सालों में रिसेंटली कोरोना के बाद से तो ये कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है यहाँ पे। पर लेकिन अभी भी और कम्युनिटीज़ जैसे कि अरब, टर्किश कम्युनिटीज़ के मुकाबले अभी भी ये नंबर काफ़ी कम है। तो समझा जा सकता है कि अगर इंडिया से आने वाले लोगों को यहाँ पे नॉन इंक्लूसिव फीलिंग आ रही हो। और लोगों के लिए एक और पर्सनल इश्यू है रेसिज्म। बर्लिन में तो ये काफ़ी प्रिवेलेंट नहीं है, पर हम्म। लेकिन और जर्मन सिटीज़ जैसे कि ड्रेसडन, स्टटगार्ट हम्म। और म्यूनिक, हम्म। इन जैसी सिटीज़ में जो है काफ़ी रिपोर्ट सुनने के लिए आ जाती हैं कि जर्मन कम्युनिटीज़ अभी भी इमिग्रेंट फैमिलीज़ जो कि आती हैं बाहर से, उनके खिलाफ थोड़े से रेसिस्ट हैं। डी स्टैटिस वेबसाइट के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जर्मनी में इस टाइम पे 51.4 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। और जर्मनी की जो करंट पॉपुलेशन है वो कुछ 84 मिलियन है। तो जिससे ये साफ पता लग रहा है कि नंबर तो बहुत अच्छा है यहाँ की वर्कफोर्स का, है ना। बट अगर इसी रेट पे इमिग्रेशन चलता रहा, जर्मनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स नहीं उठाए, तो डी स्टैटिस की प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2030 में ये जो नंबर है वो 50.04 मिलियन हो जाएगा। और अगर हम इस वीडियो में जब बात कर ही रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डिक्रीज होता जा रहा है इमिग्रेशन का, तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा जो 2030 तक, तो ये नंबर होगा 48.9 मिलियन। तो देखोगे अगर आप, तो करंट नंबर से ये बहुत ही कम नजर आ रहा है।
और अगर जर्मनी किसी तरीके से कुछ ऐसे स्टेप्स ले आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उठा लेता है इमिग्रेशन इंप्रूव करने के लिए, और इमिग्रेंट्स जो है खूब आने लगते हैं, अट्रैक्टिवनेस फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जर्मनी की, तो ये नंबर जो है 51.04 मिलियन लोगों का होगा 2030 तक। तब भी कम होगा करंट नंबर से। तो देखा जाए तो कुछ भी कर ले जर्मनी, दी स्टैटिस के मुताबिक ये नंबर कम ही होने वाला है 2030 तक, और 2040 तक तो ये बहुत ही कम होने वाला है नंबर। जो टॉप रीजन है लोगों का जर्मनी छोड़ के जाने का वो है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन। जर्मनी में आपको अपना वर्क परमिट चाहिए हो, रेजिडेंट परमिट चाहिए हो या कोई भी परमिट चाहिए हो, उसके लिए आपको बहुत सारा ढेर सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। उसके उसके बाद आपको वहाँ की अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाए 1-2 महीने के बाद ही सही, आपको पेपर वर्क लेके जाना पड़ता है इनके ऑफिस में, वहाँ पे बैठ के वेट करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद भी आपको ये वेट करनी पड़ती है कब वो डॉक्यूमेंट आपकी पोस्ट में आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके वो पोस्ट में बहुत जल्दी आ जाएगा, 3-4 महीने आराम से लगते हैं आजकल, है ना। और कभी कभी तो जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ शुभम, कि मैं उनके ऑफिस गई वो डॉक्यूमेंट उठाने के लिए, पर वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं, उन्होंने गुम कर दिया। तो इनकी ये जो डिजिटलाइजेशन में भी जो कमी है ना, कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी नहीं ले सकते, आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए इतनी तशद्दद करनी पड़ती है, और आप ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, है ना। ये तो हम्म कितनी डिफिकल्ट कितना बात है। डिफिकल्ट है। और स्टटगार्ड का एक इंसिडेंट अभी हुआ था जो कि नेशनल हेडलाइन बना था, कि जो स्टटगार्ड का ऑसलैंडर बिहोर्डे है गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे ये सारे वीजाज वगैरह मिलते हैं, उसके बाहर जो पार्क था, लोगों ने, इमिग्रेंट्स ने रात भर कैंपिंग करी वहां पे, कि जिससे कि वो सुबह को उठते के साथ ही अंदर घुसें और जैसे ही ऑफिस खुलेगा उनको सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिल जाए। मतलब ये तो उसके मुकाबले था कि जैसे आईफोन रिलीज हो रहा हम्म, था और लोग जो है विलिंगली लग रहे थे कि सबसे पहले स्टोर खुलते के साथ ही कल मैं हम्म, आईफोन ले लूंगा। पर लेकिन यहाँ पे मजबूरी में बैठना पड़ा हम्म, लोगों को। हम्म, तो ये ब्यूरोक्रेसी से हम कंप्लीटली एग्री करते हैं कि अगर लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, हम भी अपने एक्सपीरियंस में बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है हम्म, जर्मनी का। यहाँ पे अगर आपको कोई भी घर अपना चेंज कराना है, हमने जितनी भी बार घर चेंज कराया है उसके लिए आपको एमएलडूम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गुरुग्राम जाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिस एक और, जहाँ पे आपको लेटर मिलेगा कि आपका घर रजिस्टर हो गया है, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है। पर लेकिन वो भी डिजिटल नहीं है, आपको हम्म, जाना पड़ेगा मैनुअली ये सब करने के लिए। अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलते हैं ऑनलाइन, उनको मेल करो आप कि मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो, और वो सारा प्रोसेस डार्क है कि उन्होंने मेल रिसीव किया, पढ़ लिया, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट देंगे इतने समय में आपको, कि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो 5 दिन में 10 दिन में आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, और वो कितनी दिनों बाद का होगा। ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क है। आपको अगर टैक्स में भी अपने कुछ भी चेंज कराना है तो आपको फिनेंस आम जाके वो मैनुअली कराना पड़ेगा, एक प्रोसेस जो कि बहुत आसानी से डिजिटल किया जा सकता है, वो हम्म, नहीं किया गया है। तो ऐसे जो ये डिजिटल बैकलॉग है गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, ये इस ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देता है। अपार्ट फ्रॉम सेकंड पॉइंट, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज की वजह से तो ये चीज़ें पहले ही इमिग्रेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। इनकी एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे चीज़ें सुनने को लिए मिली हैं, बहुत सारी न्यूज़ मिली है कि पार्लियामेंट में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम्म, प्रपोजल्स रखे गए हैं। पर लेकिन पता नहीं उसका क्या स्टेटस होगा। कब होगा। ऑब्वियसली वो भी ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट ही है, हम्म, तो पता नहीं वो अगर लागू होगा भी तो कब होगा। पर लेकिन वो एक स्टेप ऐसा होगा कि जो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, हम्म, कि हम्म। इंग्लिश का लीगल टर्म्स में सपोर्ट आना, मेडिकल टर्म्स में सपोर्ट आना, ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ को आसान बनाने वाला है। जो अगला बड़ा रीजन है जिस वजह से लोग जर्मनी छोड़ के जाने का सोचते हैं वो यहाँ के हाई टैक्सेस हैं। ये बहुत ही कॉमन नोशन है यहाँ के लोगों में कि जर्मनी बहुत ज्यादा टैक्सेस लेता है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली, है ना। और जो भी आपके मंथ एंड में जो सैलरी आपकी आती है, वो आपका ग्रॉस नंबर कुछ और लग रहा होता है, और जो इन द एंड आपकी नेट इनकम है वो बहुत ही कम होती है ना। यहाँ पे 40% तक का कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंसेस मिला के, और टैक्सेस मिला के 40% तक की आपकी सैलरी निकल जाती है टैक्सेस में ही। तो अगर कंपेयर करें यूएस से, तो ये जो 60K से लेके 180K तक का जो एक नॉर्मल एवरेज सैलरी स्लैब है, जिसमें मोस्टली लोग फॉल करते हैं यूएस में भी और जर्मनी में भी। जो यूएस है ना, वो जर्मनी से आधा टैक्स लेता है। इस सैलरी रेंज में सिर्फ 20 to 24% ऑफ टैक्सेस हैं यूएस में। बट अगर आप जर्मनी की बात करो ना, यहाँ पे सीधा सीधा 42% टैक्स लग जाएगा आपको। जर्मनी में जो हाईएस्ट टैक्स परसेंटेज है वो है 45%, और वो भी तब जब आपकी सैलरी 277,000 से ज्यादा है। और यूएस में ये नंबर सिर्फ 37% है, और वो भी तब जब आपकी सैलरी कुछ 600 से 700K के बीच में है।
तो जो आप यहाँ पे अपनी सैलरी से टैक्स देते हो, वो आपको सिर्फ सैलरी में ही फील नहीं होता है। जब भी आप यहाँ पे घर खरीदने जाओगे अगर, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काम है, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा सारा टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे जो घर इतने महंगे होते हैं पहले ही, उसका 2% आपको नोटरी को देना पड़ सकता है, जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट्स। आपको जो रियल एस्टेट एजेंट जो आपको मदद करेगा घर ढूंढने में, घर दिलाने में, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट का यूज कर रहे हो, तो उसका जो फीस है वो 3.5% से 8% ऑफ द टोटल हाउस वैल्यू भी जा सकता है। वैट जो फाइनली अगर आप घर खरीद लोगे और आपको कुछ वैट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो 19% है। तो ये सब अगर आप मिलाएंगे तो घर लेने में आपको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा। अगर घर आपका पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है, जैसे 500K का घर है, तो आप लगा लें ये सारी परसेंटेजेस से कि आपको कितना सारा पैसा सिर्फ रिफंड में ही देना पड़ेगा, घर खरीदने में नहीं। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करवाना है किसी एक्सपर्ट से कि वो घर अच्छा है कि नहीं, सब चीज़ें उसमें ठीक हैं कि नहीं, तो उसकी फीस कुछ भी पॉसिबल है, थाउजेंड्स ऑफ यूरोज तक भी जा सकती है वो। तो इस वीडियो में हमने ये तो बात कर ली कि जर्मनी का जो टैक्स है वो काफ़ी हाई है यूएस जैसी कंट्रीज के कंपैरिजन में। पर ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। पर इस वीडियो में हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि जो जर्मन गवर्नमेंट है, यूरोपियन गवर्नमेंट है, वो सोशलिस्ट एजेंडा के काफ़ी क्लोज है। तो इतने हाई टैक्सेस लेके जर्मन गवर्नमेंट ये तो मेक श्योर कर ही लेती है कि यहाँ पे सब लोगों को बराबर के हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स और सोशल इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिले, है ना। और इसी रीजन की वजह से जर्मनी का और भी यूरोपियन कंट्रीज का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत ही बेहतर रहता है वेस्ट की कंट्रीज से। और अगर शुभम हम यूएस और जर्मनी के टैक्सेस को कंपेयर कर रहे थे तो दोनों के हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, है ना। हमें पता है कि इतना अगर हम यहाँ पे टैक्स देते हैं तो उसी वजह से जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। और हमें यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम का भी पता है कि अगर आपके पास वहाँ पे इंश्योरेंस है भी तब भी आपका जो हॉस्पिटल बिल है या मेडिकल बिल है वो बहुत बहुत बड़ा आ सकता है। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। सर्जरी से लेके छोटे जुकाम बुखार तक की जो बिल्स हैं वो यहाँ पे जीरो होते हैं, नल होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो अगला बहुत ही बड़ा रीजन है इमिग्रेंट्स के लिए जर्मनी छोड़ के जाने का, वो ये है कि यहाँ पे फैमिली को लेके आ पाना बहुत ही टफ है। और हम भी इस बात से अग्री करते हैं क्योंकि फैमिली हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और अगर यहाँ पे देखा जाए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे ब्लू कार्ड मिलता है एज अ वर्क परमिट। और इसी वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो, अपनी इमीडिएट फैमिली जो कि है स्पाउस और किड्स। इस ब्लू कार्ड के अलावा जो भी वर्क परमिट्स हैं उसमें कहीं भी जर्मनी अलाउ नहीं करता अपनी इमीडिएट फैमिली को लेके आ पाना जर्मनी में, है ना। और ये कितनी बड़ी चीज है। और जर्मनी इस सेंस में पता लगता है कि जर्मनी बहुत ही पिछड़ा हुआ है अभी भी बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली। बाकी कंट्रीज अभी अलाउ कर रही हैं पेरेंट्स को भी लेके आना, इन लॉज को भी लेके आना, और जर्मनी सिर्फ इमीडिएट फैमिली को भी लेके आना अलाउ नहीं कर रही है ना। तो नो डाउट फैमिली को ना ला पाना जर्मनी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है लोगों के लिए, यहाँ से छोड़ के जाना। आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, अगर फॉरेन में आके अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो बंदे का सबसे पहले दिमाग यही अटका रहेगा कि मेरी बीवी और बच्चे किसी और कंट्री में हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशन हो सकती है इस पॉइंट से कि मेरे को एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है अपनी फैमिली के लिए, कि मैं उन्हें कितने समय तक वहां पे छोड़ सकता हूँ। तो देखा जाए तो जर्मनी एक तरह से ये प्लान ही कर रहा है कि कल को एक इमिग्रेंट जो आया था वो 3-4 साल के बाद छोड़ के चला जाए। बिल्कुल भी इस बात का पॉइंट नहीं बनता। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग रन में आपकी कंट्री इमिग्रेशन फ्रेंडली रहे, आपको अलाउ करना होगा सारे परमिट्स पे कि कम से कम अपने बीवी बच्चों को तो आप लेके आ सको। और उसके बाद आपको ये सब भी सोचना होगा और कंट्रीज से compete करने के लिए कि आप अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को भी लेके आ सकते हो आसानी से। उस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। अभी ये सारे प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाए हुए हैं, जैसे कि और सारे प्रोसेसेस ब्यूरोक्रेसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। इस प्रोसेस को भी उन्होंने उसी कैटेगरी में रखा हुआ है कि आप बस जूझते रहो, देखो कि कब होता है।